साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण डिस्कशन को करेंगे। तो डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान सभा ऐप के बारे में। तो यह ऐप है क्या और किस लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि यह इसको लॉन्च किसने किया या इसको विकसित किसने किया। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है तो यह किसानों के लिए है, तो किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। परंतु लॉन्च किसने किया है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या कृषि मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। तो नहीं, इसको नई दिल्ली स्थित CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान था CSIR-CRI के द्वारा इस किसान सभा ऐप को विकसित किया गया है। तो विकसित क्यों किया गया है, तो देश में दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में आपका कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया और गाड़ियों की आवाजाही क्या है, बंद है। तो इससे दिक्कत ये होगी यदि इसको ना लाया जाए या कोई व्यवस्था ना की जाए, तो जो किसान है जिनकी उपज जो है इस समय तैयार है और उनको क्या करना है, अपनी उपज को मंडी में बेचना है, तो मंडी तक ले जाने के लिए उन्हें क्या है, उन्हें साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस ऐप के माध्यम से उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। अब इसके कुछ और लाभों को देख लें तो किसानों को सबसे किफ़ायती व समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके उनको सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़कर उनके लाभ को बढ़ाना, इस जो किसान सभा ऐप है इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यदि इसको साधारण भाषा में समझें तो जो किसानों की जो कृषि उपज होती है, बहुत सारी उपज ऐसी होती है जिसको टाइम पे मंडी में नहीं पहुंचाया गया तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, तो ये ऐसे उपज होते हैं जिनको बहुत समय तक वो स्टोर करके नहीं रख सकता है, तो इनको टाइम पे मंडी में पहुंचाना आवश्यक है। तो इसके लिए टाइम पे उसे लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब वो साधन जिसके माध्यम से वो अपना सामान वहाँ तक पहुँचा सके। तो लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या है, सारे लॉजिस्टिक बंद है, तो इसकी मदद से क्या होगा कि वो लॉजिस्टिक का इंतजाम कर सकता है इस ऐप के माध्यम से। तथा बाई चांस यदि उसको लॉजिस्टिक नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ख़राब होने के डर से जो भी बिचौलिया होगा उसे औने पौने दाम पे वो बेच देगा, जिससे क्या होगा, किसानों को नुकसान होगा। तो इसकी मदद से क्या होगा, वो बिचौलियों के हस्तक्षेप से बच सकेगा तथा उसको वो सीधे जो संस्थागत खरीदार है या जो मंडी में जो खरीदार है उसको बेच सकेगा और उसका जो लाभ है वो बढ़ सकेगा। इसके अलावा यह जो ऐप है यह निकटतम मंडियों, मतलब जो नज़दीक के जो मंडी होंगे उसमें क्या क्या उस उपज का मूल्य क्या चल रहा है, तो किसान इस ऐप के माध्यम से निकटतम मंडियों में उपज के मूल्यों की तुलना कर सकता है तथा सस्ती कीमत पर जो मालवाहक वाहन है उसकी बुकिंग कर सकता है, जिससे कि उसे फसलों की उचित मूल्य दर प्रदान करने में मदद होगी और किसानों को अधिकतम लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा यह जो ऐप है या यह पोर्टल है, यह कृषि से संबंधित जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं उनको एक जगह पर लाने का कार्य करता है। जैसे यह पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टर, सेवा प्रदाता जैसे कि जो कीटनाशक बेचने वाला है, उर्वरक बेचने वाला है, जो डीलर है इन सब का, या जो कोल्ड स्टोरेज और गोदाम मालिक हैं उनको, जो मंडी डीलर हैं, जो ग्राहक जैसे कि जो बड़े बड़े खुदरा दुकान वाले हैं या ऑनलाइन स्टोर वाले हैं या संस्थागत खरीदार हैं, और जो अन्य संबंधित संस्थाएं हैं जो कृषि संबंधित हैं या इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, उनको क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म पर लाता है और एक समय पर प्रभावी समाधान के लिए इनको आपस में जोड़ने का कार्य इस ऐप के माध्यम से किया गया है। तथा कुछ अन्य चीज़ें देखें तो यह जो पोर्टल है, यह पोर्टल कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एकल स्टॉप के रूप में कार्य करता है। मतलब जितने भी इसके स्टॉक होल्डर हैं उनको एक ही जगह पे सारी चीज़ मुहैया कर सकता है, मतलब सबको एक तरीके से जोड़ दिया। तो किसान को जो ज़रूरत है वो अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकता है, जो मंडी वाला है जो उसको ख़रीदना है फसल को वो अपने हिसाब से देख सकता है, जो लॉजिस्टिक वाला है तो वह देख सकता है कि किस किस किसान को लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, तो किस इलाके में कितने लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से वह क्या कर सकता है, अपना अपना फ़ायदा देख सकता है। तो इस प्रकार से यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो वो किसान जिन्हें फसलों की बेहतर कीमत की आवश्यकता है उनके लिए यहाँ चीज़ें हैं, या जो वो मंडी डीलर जो अधिक किसानों एवं ट्रक ड्राइवर्स जुड़ना चाहते हैं उन सबके लिए यह जो ऐप है वो मददगार साबित होगा। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए भी एक मंच प्रदान करता है जो सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदना चाहते हैं, मतलब किसी मीडिएटर के थ्रू नहीं खरीदना चाहते हैं बल्कि सीधे किसानों से लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह मंच है। उसके अलावा यह ऐप जो है वो कोल्ड स्टोरेज या गोदाम कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। इससे जो ये कोल्ड स्टोरेज या गोदाम कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं वो उनको ये पता लग सकेगा कि किस क्षेत्र के किसानों को
कौन सी उपज है या कहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, तो इस सब की जानकारी इस ऐप के माध्यम से हो सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसने इसको विकसित किया है, CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो यह जो है 1952 में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के एक घटक के रूप में कार्य करता है, मतलब उसके एक पार्ट के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वह सड़कों एवं रनवे के डिजाइन तथा निर्माण तथा रखरखाव और मेगा अर्थात बड़े और मध्यम शहरों के यातायात और परिवहन की योजनाओं आदि से संबंधित जो अनुसंधान और डेवलपमेंट का कार्य है, मतलब उनसे जुड़ी हुई जो परियोजनाओं के लिए जो रिसर्च और जो डेवलपमेंट का कार्य करना है, वो इस प्रयोगशाला या राष्ट्रीय प्रयोगशाला के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं असमान द्रव्यमान वाले दो ब्लैक होल का पहला विलय या फर्स्ट मर्जर के संबंध में। तो यह महत्वपूर्ण घटना है। क्यों महत्वपूर्ण घटना है? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दो असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का मर्जर हो रहा है। पहले भी मर्जर हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार मर्जर, दो ब्लैक होल का मर्जर पहली बार हो रहा है। यह मर्जर पहले भी हुआ है, परंतु यह घटना पहली बार है कि जब दो असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का मर्जर हो रहा है। क्योंकि इससे पहले जो भी ब्लैक होल का मर्जर हो रहा था वह दो समान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का ही मर्जर हो रहा था, और इस बार क्या है? इस बार ये असमान है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि हाल ही में लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या जिसको शॉर्ट में हम लोग LIGO के नाम से जानते हैं, तो LIGO में स्थित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं के द्वारा दो असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के विषय में के विलय के बारे में जानकारी दी गई है, या यह पहली बार इसके द्वारा पता लगाया गया है। अब चूंकि यह ब्लैक होल से संबंधित, तो पहले हमें थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम पहले थोड़ा ब्लैक होल को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो ब्लैक होल, इसको हिंदी में हम लोग कृष्ण विवर के नाम से भी जानते हैं। इस शब्द का जो इस्तेमाल है, अर्थात ब्लैक होल का जो इस्तेमाल है, पहली बार अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक के मध्य में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब यदि हम ब्लैक होल को समझें तो ब्लैक होल क्या होता है? वो अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे क्षेत्र या रीजन है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि वहाँ से जो लाइट है, लाइट का पारगमन नहीं हो सकता, मतलब लाइट वहाँ से पार नहीं हो सकती है। अब जब लाइट पार नहीं होती है तो क्या होता है कि वो जगह क्या होती है? अदृश्य हो जाती है, मतलब दिखाई ही नहीं पड़ती है। तो एक तरीके से क्या होता है? अदृश्य होता है। अब जब कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ती तो क्या होगा? वो ब्लैक होता है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? ब्लैक होल पड़ गया, या कृष्ण विवर कहते हैं। क्योंकि कोई चीज़ हमें दिखाई कब पड़ती है? जब किसी वस्तु पर लाइट पड़ती है और यह लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँखों पर आती है, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्ट होकर आँखों पर आती है तभी हमें कोई चीज़ दिखती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ब्लैक होल होता है, यहाँ पे जो लाइट जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका इतना ज़्यादा होता है कि इस लाइट को वापस नहीं लौटने देती है। तो जब वापस लौटेगी नहीं तो क्या होगा? ये दिखाई नहीं पड़ेगा, यह अदृश्य रहता है। अब प्रश्न उठता है, तो यह पता कैसे चलता है कि यहाँ पे ब्लैक होल है? तो कुछ विशेष उपकरणों से युक्त जो अंतरिक्ष टेलीस्कोप होते हैं, उनकी मदद से ब्लैक होल की पहचान की जा सकती है, तथा ये जो टेलीस्कोप होते हैं यह बताने में भी सक्षम होते हैं कि ब्लैक होल के निकट जो तारे होते हैं, मतलब इसके अगल बगल के जो तारे होते हैं, वो अन्य प्रकार के जो तारे होते हैं उनसे किस प्रकार से भिन्न बिहेवियर करते हैं। तो इस बिहेवियर के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि यहाँ पर ब्लैक होल है या नहीं है। तथा कुछ और थोड़ी सी जानकारी देख लें ब्लैक होल के संबंध में। तो जो ब्लैक होल है, यह जो बृहद आकार के तारे होते हैं, अब बृहद आकार के तारे किसको माना जाएगा? तो बृहद आकार के तारे यदि कहें तो जो सन होता है, तो ऐसे तारे जिनका जो मास है या द्रव्यमान है वो 3.6 सोलर मास से अधिक होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सन है उससे 3.6 गुना यदि ज़्यादा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो बृहद आकार के तारे कहलाएंगे। तो इन बृहद आकार के तारों की जब नाभिकीय ईंधन समाप्त हो जाता है तो ये लाल दैत्य या रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ समय बाद ये क्या होते हैं? इनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा बढ़ता जाता है और ये लास्ट में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात कृष्ण विवर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो आपके कृष्ण विवर या ब्लैक होल की जो घटना है वह किससे संबंधित है? वह बृहद आकार के तारों से संबंधित है। अब कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो यह पहली ऐसी खोज है जिसमें असमान द्रव्यमान वाले दो ब्लैक होल शामिल हैं, तथा यह जो मर्जर की घटना है, इस घटना को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? GW190412,
ठीक है। और ये इस घटना का पता जो है वर्ष अप्रैल 2019 में लगाया गया था। तो यहाँ पर यह जो घटना का नाम है GW190412, इसको याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है परीक्षा में यह दे करके कि GW190412 अभी हाल ही में चर्चा में था, यह क्या है? क्या यह कोई नया खोजा गया तारा है या सौरमंडल है, क्या है यह? तो याद रखिएगा यह क्या है, यह दो असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का मर्जर है जो पहली बार हुई। तो उस घटना को ही नाम दिया गया है GW190412। तथा इस घटना के पहले, ये जो मर्जर है इसके पहले 5 वर्ष पहले अर्थात करीब 2015 में लीगो स्थित गुरुत्वाकर्षण वेधशाला ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था और 2019 में इस मर्जर का पता लगाया है। तथा इन दो जो ब्लैक होल हैं, इन दोनों ब्लैक होलों का जो द्रव्यमान है क्रमशः कितना है, एक का द्रव्यमान है 800 द्रव्यमान या 8 सोलर मास और दूसरे का 30 सोलर मास है, 30 सोलर मास है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है सोलर मास या सौर द्रव्यमान क्या होता है? तो सौर द्रव्यमान का तात्पर्य होता है सूर्य के द्रव्यमान से। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है। ठीक है। और यह जो ये सौर द्रव्यमान या सोलर मास है, यह खगोल विज्ञान में द्रव्यमान की क्या है, एक मानक इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 सौर द्रव्यमान का मतलब क्या है कि ये जो ब्लैक होल है इसका जो द्रव्यमान है वो हमारे सूर्य से 30 गुना ज़्यादा उसका द्रव्यमान है। इसी प्रकार से 8 का क्या मतलब है कि हमारे सूर्य से 8 गुना ज़्यादा उसका द्रव्यमान है। तथा दोनों ब्लैक होलों के विलय की जो खोज है, या कह सकते हैं यह जो घटना घटित हुई है, यह हुई कहाँ? तो कह सकते हैं इसको कि पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह घटना घटित हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस लीगो के बारे में जिसने इस विलय का पता लगाया है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसको शॉर्ट में लीगो कहते हैं। तो लीगो जो है दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है और यह स्थित कहाँ है? तो यह याद रखिएगा अमेरिका में स्थित है। ठीक है। तो अमेरिका में स्थित लीगो के दो व्यापक अलग अलग इंटरफेरोमीटर हैं। एक जो है वो हैनफोर्ड वाशिंगटन में स्थित है, दूसरा जो है वो लिविंगस्टन लुसियाना में स्थित है। और ये दोनों मिल करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। और इसके माध्यम से वैज्ञानिक जो हैं वो अंतरिक्ष में टाइम स्पेस आयाम में पदार्थों की गति को भी समझ पाते हैं, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान में सहायक होगा। मतलब जो अंतरिक्ष के रहस्य हैं उनका पता लगाने के लिए आवश्यक है तथा भविष्य में पृथ्वी से संबंधित समस्याओं का समाधान भी इन सब की मदद से किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। अगला है ओजोन छिद्र के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में द यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस या CAMS ने बताया कि आर्कटिक रीजन मतलब ऐसे समझ लीजिए जो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है आर्कटिक रीजन में ओजोन छिद्र जो था वह बंद हो गया, अर्थात क्लोज हो गया है। ओजोन जो आपका होल था वह क्लोज हो गया है। इसके लिए कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह जो होल बंद हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान में क्या है, कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 महामारी, और पूरे वर्ल्ड में अधिकांश देशों में लॉकडाउन है। तो इससे क्या है कि प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हुआ। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि प्रदूषण ना होने की वजह से यह छिद्र जो है बंद हो गया। परंतु यह जो CAMS है अर्थात आपका द यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस है, इसने कहा है कि यह जो क्लोज्ड हुआ या जो बंद हुआ है ओजोन छिद्र, यह प्रदूषण ना होने की वजह से नहीं हुआ है बल्कि पोलर वर्टेक्स के कारण हुआ है, अर्थात ध्रुवीय भंवर के कारण हुआ है। तथा यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आपके दो पोल है ना, एक आपका नॉर्थ है एक साउथ है। तो नॉर्थ वाले की तरफ क्या है, आर्कटिक है, और साउथ वाले की तरफ अंटार्कटिक रीजन है। ठीक है। तो जो आपका नॉर्थ अर्थात आर्कटिक रीजन में जो ओजोन छिद्र है उसके कंपेयर में जो आपका साउथ पोल पे अंटार्कटिक रीजन में जो ओजोन छिद्र है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब साउथ पोल वाला जो छिद्र है ओजोन छिद्र वो इसके नॉर्थ वाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोलर वर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर के बारे में कि क्या होता है। तो भंवर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्रव या वायु का एक चक्करदार द्रव्यमान, मतलब उसका चक्करदार घूमना, वो एक तरीके से क्या होता है, भंवर कहलाता है। इसे हवा के काउंटर क्लॉकवाइज प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो ध्रुवों के पास ठंडी हवा को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम लोग ध्रुवीय भंवर की बात करें तो ध्रुवीय भंवर जो होते हैं ये ध्रुवीय इलाकों में,
चाहे आपका उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। तो ध्रुवीय इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज चक्रीय हवाओं को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय भंवर कहते हैं, पोलर वर्टेक्स कहते हैं। तथा कम दबाव वाली मौसमी दशा के कारण स्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को क्या करते हैं? ये आर्कटिक क्षेत्र में सीमित रखने का काम करते हैं। तथा पृथ्वी के वायुमंडल में दो ध्रुवीय भंवर होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव भंवर है और एक दक्षिणी ध्रुव पर है, ठीक है। तो दोनों ध्रुवों पर ये आपके ध्रुवीय भंवर होते हैं। तथा प्रत्येक ध्रुवीय भंवर जो होता है ये व्यास में 1000 किलोमीटर से कम होता है, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो 1000 किलोमीटर से कम होती है। और यह एक निरंतर बड़े पैमाने पर निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पर, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर घड़ी की दिशा या दक्षिणावर्त में ये घूमती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय भंवर जो होते हैं वो ध्रुवों के चारों ओर पूर्व दिशा की ओर घूमती, किस दिशा में? पूर्व दिशा की ओर घूमती हैं। तो ये तो आपका था पोलर वर्टेक्स। अब ये जो पोलर वर्टेक्स होता है ये आपके मौसमों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि इसका जो ये पोलर वर्टेक्स, इसका प्रभाव आप कह सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्री हैं या जो अमेरिका है वहाँ के जलवायु में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, परंतु भारत के मौसम को यह डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करता है बल्कि इनडायरेक्टली इस पर प्रभाव डालता है। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओजोन परत के बारे में, जिसके छिद्र की हम लोग ने बात की। तो ओजोन लेयर, तो पहली चीज़ ओजोन जो होता है उसको O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिल करके ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ओजोन परत की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की एक पतली सी परत पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है जो पृथ्वी के लिए प्राकृतिक सनस्क्रीन का कार्य करती है। जैसे क्या होता है कि जब बहुत धूप बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं कि धूप से बचने के लिए चेहरे की स्किन जले ना तो एक सनस्क्रीन लगाते हैं ना, तो उसी प्रकार की ये जो लेयर है ओजोन लेयर, यह पृथ्वी को उस सूर्य की धूप से बचाने के लिए, सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए एक प्राकृतिक सनस्क्रीन का कार्य करती है। और पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाले जो पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, मुख्यतः अल्ट्रावायलेट बी जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, उससे ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तथा यह जो परत होती कहाँ है? तो यह परत जो होती है वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। 15 से 30 किलोमीटर के बीच में यह लेयर पाई जाती है। यदि आपने जब कई प्रकार के मंडलों के बारे में पढ़ा होगा तो जब आप पृथ्वी से वायुमंडल के ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला जो मंडल होता है वो क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद आपका आता है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में आपका यह ओजोन लेयर 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। तथा यह जो ओजोन लेयर होती है इसको मापा भी जाता है। तो इसको मापने के लिए डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर एक उपकरण आता है, इसके मदद से वायुमंडल में ओजोन का माप किया जाता है। और ओजोन के मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? डॉप्सन यूनिट होती है। तो यह याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा, यह रिपीटेड क्वेश्चन है कि ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है? तो डॉप्सन यूनिट होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओजोन छिद्र की, ओजोन होल। तो यह ओजोन होल क्या होता है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि ओजोन होल का मतलब कहीं पे छेद होना नहीं होता है। जैसे इसका नाम है ओजोन होल या ओजोन छिद्र, तो इसका यह मतलब नहीं कि इसमें कोई छेद हो गया है या गड्ढा हो गया। तो इसका मतलब यह होता है कि ओजोन विघटन जो होता है, डिप्लेशन, ओजोन विघटन की घटना जिसमें ओजोन लेयर जो होती है वो पतली होती जाती है। जब ओजोन का विघटन होता जाता है कहीं पर तो क्या होता है कि वहाँ पे जो ओजोन की लेयर है वो धीरे धीरे पतली होती जाती है। तो यह पतली होने की जो घटना होती है यही क्या कहलाती है? ओजोन छिद्र कहलाती है। मतलब जितनी मोटी लेयर वहाँ पे चाहिए होगा या जितना डेंसिटी में वहाँ पे ओजोन चाहिए था उतनी डेंसिटी नहीं थी, वो धीरे धीरे वहाँ पे विघटन होने की वजह से ओजोन का वहाँ पे जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो यही डेंसिटी का कम होना ही क्या कहलाता है? ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहलाता है, ना कि वहाँ पे कोई छेद होता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे के बारे में। तो वर्ल्ड ट्यूना डे जो होता है यह प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है और यह दिन जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया और इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। तो ट्यूना मछली जो है यह विश्व के कई सारे देशों में इसको क्या होता है, उनके फूड चेन में या कह सकते हैं कि खाने के उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मतलब एक खाने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट उनके लिए होता है
तो यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के में कई देश जो हैं वो खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए ट्यूना मछली पर निर्भर है, क्योंकि उनके यहाँ अन्य खाद्यान्न उतनी मात्रा में नहीं होते हैं। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली का पालन किया जाता है और इनकी क्षमता जो है लगातार बढ़ रही है। जैसे कि आप जापान में देखेंगे तो जापान में बहुत बड़े स्तर पर ट्यूना मछली का जो है भोजन में इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लें इस दिवस की, तो विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 2016 में जो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव की संख्या थी 71/124 के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद इस दिवस को घोषित किया गया। और इस दिवस को घोषित करने का जो उद्देश्य था वो संरक्षण प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करना और सुनिश्चित करना था कि ट्यूना स्टॉक को खराब होने से, मतलब जो इनका स्टॉक रखा जाता है वो खराब होने से रोकने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता पर बल देना। इसी कारण 2 मई 2017 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया। यदि हम ट्यूना मछली की बात करें तो ट्यूना मछली जो होती हैं ये स्क्रैम्ब्रिडे प्रजाति की मछलियाँ होती हैं और ये खारे पानी की मछली होती है तथा ये समुद्र में या कह सकते हैं पानी में एक तेज़ तैराक होती हैं। इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पानी में तैर सकती हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।